नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं कौटिल्य का राजनीतिक विचार। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है जो भारत के गौरव ग्रंथों में अपना स्थान रखती है। इस पुस्तक में कौटिल्य ने सामाजिक जीवन के सभी पक्षों पर अपना विचार रखा है। चूँकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम अर्थशास्त्र में उन्हीं विचारों को पढ़ रहे हैं जो राजनीति के बारे में कहे गए हैं। राजनीति पर बात करते समय हम बिंदुवार इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य का क्या राय है, कौटिल्य की जो राय है वो क्या है। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी जो सिद्धांत है उसके करीब जाते हैं। वे मानते हैं कि जब समाज में अराजकता की स्थिति थी, मत न्याय की पोजीशन थी, उस समय लोगों ने एक मनु नामक राजा के साथ समझौता किया और कहा कि वो हमें सुरक्षा देगा और प्रजा जिसे कहा गया उसने ये कहा कि भाई हम आपके आदेशों की पालना करेंगे और आपके कर के रूप में अनाज का जो छठा भाग, सिक्स्थ जो हिस्सा है, और सोने का 10वां भाग हम आपको देंगे। तो यहाँ एक अनुबंध होता है राजा और प्रजा के बीच में। तो ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ राजा की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति एक ही बात है, यानी कि समाज एक साथ राजनीतिक संगठन में बंधा, उससे पहले वो होब्स की प्राकृतिक अवस्था टाइप में था। जिस तरह समझौतावादी विचारक रहे हैं होब्स, लोक, रूसो, उनकी अध्ययन शैली एक सी रही है कि पहले प्राकृतिक अवस्था, फिर उसके बाद राज्य का निर्माण। हालांकि मतलब चेंजेज हुए, लेकिन उनकी जो राजनीतिक शैली है एक जैसी रही है। इसी तरह की राजनीतिक शैली जो मनु, कौटिल्य और शुक्र की भी रही है, जो परंपरागत भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। तो वही उन्होंने मत्स्य न्याय, फिर राज्य की स्थापना, फिर आगे राज्य के दायित्व, इन पर बात की है, वही सावयवी सिद्धांत, इन पे। तो पहली बात जो बिंदु पर हमने बात की है वो है राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य का क्या कहना है। तो वो समझौतावादी विचारक हैं एक तरह से, और मानते हैं कि एक समझौते का परिणाम है राजा ने ये दायित्व लिया कि वो लोगों के जान माल की रक्षा करेगा, कुशलक्षेम को सुनिश्चित करेगा, और प्रजा ने आज्ञाकारिता की बात कही, और दूसरा जो अन्न का और सोने का एक अंश जो राजकोष में देने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। दूसरी बात आती है कि राज्य की प्रकृति के बारे में। तो तीनों ही परंपरागत भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, वो राज्य की जो आंगिक प्रकृति है, या हम ये कहें कि उनका सावयवी जो विचार है, या सीधे बात करें तो जो सप्तांग सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। यानी कि इन्होंने राज्य को मानवीय शरीर की तरह देखा है। जिस तरह शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग के अलग अलग काम होते हैं, और सारे एकजुट होकर एक शारीरिक संरचना और एक गतिशील और प्रगतिशील शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं, उसी तरह राज्य के भी अलग अलग अंग होते हैं और वो सब मिलकर एक गतिशील और एक अच्छा जो राज्य है उसका निर्माण करते हैं। तो उन अंगों में जैसे स्वामी जो राजा भी होता है, मंत्री भी होता है, जनपद को भी उसका अंग माना गया है, और कोष जिसे खजाना कहते हैं, सेना, मित्र, दंड, ये सब अलग अलग अंग हैं जिसे सप्तांग कहते हैं। तो तीनों ही जो भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं प्राचीन,
तो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत की बात की है। हाँ, अंगों में कोई एक आध फर्क मिल सकता है, किसी ने किसी को जोड़ दिया हो, किसी ने किसी को हटा दिया हो। तो कौटिल्य ने भी राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत की बात की है। फिर बात आती है कि राज्य के उद्देश्य क्या हैं। तो जो राज्य का उद्देश्य है वो प्रजा कल्याण को सुनिश्चित करना है, और जो कुछ वितरण है, वस्तु सेवाएं हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। जो कहते हैं ना कि योग्य व्यक्तियों में बांटना। और उसके अलावा दूसरा काम है कि जो समाज कंटक हैं या ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज में सद्भाव को खतरा पैदा करते हैं, तो ऐसे लोगों से निपटना, बलपूर्वक निपटना। तो यहाँ राज्य का दो तरह का काम हो गया, एक पॉजिटिव काम हो गया, एक नेगेटिव काम हो गया। पॉजिटिव काम है कि वो लोगों की कुशलक्षेम को सुनिश्चित करे, और नेगेटिव काम है कि वो जो आपराधिक तत्व हैं उनसे निपटे। और दूसरा है कि जो मनु है, कौटिल्य हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य के पक्षधर हैं। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में जितने भी विचारक रहे हैं, सभी ने ही लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत की है। यानी कि वो उदारवादी राज्य की तरह राज्य नहीं बताते हैं जो केवल कानून और व्यवस्था देखेगा, यानी कि जिसे हम पुलिस राज्य कहते हैं, वो नहीं। ये लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो व्यक्ति के जीवन में तमाम क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाता है। अर्थात कहते हैं कि जो पालने से लेकर शमशान तक आपका साथ देता है। जब पैदा होते हैं तो वो पालना भी राज्य आपको मुफ्त में उपलब्ध कराता है, और जब शमशान में जाते हैं तो वहाँ लकड़ियों की व्यवस्था भी राज्य ही करता है। तो वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य। इसके बीच में आपको एजुकेशन दिलानी है या आपको अच्छी हेल्थ मिले, इसके लिए सरकार अपने हॉस्पिटल खोलेगी, या आपको राह चलते हुए कोई पानी की व्यवस्था है तो वो प्याऊ खोलेगी, धर्मशालाएं बनाएगी, जलाशय बनाएंगे। तो तमाम तरह के जो जनोपयोगी कार्यक्रम हैं जिनसे एक आम जीवन को सहूलियत हो, वो राज्य करेगा। आप ही से टैक्स लेगा और फिर उस टैक्स के पैसे का वितरण इस तरह से करेगा वस्तु और सेवाओं के रूप में, जिससे कि समाज में सभी लोगों की स्थिति समृद्ध हो सके। तो ये वेलफेयर स्टेट कहलाता है। ये पुलिस जो राज्य होता है उसका काम सिर्फ इतना है कि वो कानून व्यवस्था देखेगा, अर्थात सरकार की सिर्फ पुलिस और सेना होगी, कुछ अधिकारी होंगे जिसे हम एसडीएम, कलेक्टर वगैरह कहते हैं। उसके अलावा सब निजी हाथों में चला जाएगा। जैसे कि बस चलेंगी तो प्राइवेट बसें ही चलेंगी, हॉस्पिटल होंगे तो सब प्राइवेट हॉस्पिटल ही होंगे, सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। दूसरी तरफ स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल होंगे। सड़कें बनाएंगे तो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी सड़कें। यानी कि जीवन में जो आपको ज़रूरत होती है, नहीं कोई उचित मूल्य की दुकानें होंगी जहां से आप सस्ती दर पे खाद्यान्न या दूसरी चीज़ें ले आएंगे, हर चीज़ प्राइवेट होगी। तो उसे हम कहते हैं निजी जो राज्य है, या कहेंगे पुलिस राज्य जिसे कहते हैं, या जैसे उदारवादी राज्य, क्योंकि उदारवादी विचारधारा में इसी तरह के राज्य की कल्पना की गई है। वो कहते हैं कि राज्य को ज़्यादा अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए, वो तो बस कानून व्यवस्था देखे, जो आपराधिक तत्व हैं उनसे निपटे, उसके अलावा लोग अपने हिसाब से अपना काम खुद करेंगे। लेकिन मनु, कौटिल्य और शुक्र लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। फिर बात आती है कि राजा पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, यानी कि वही बात आती है कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है। कौटिल्य इस बात को नहीं मानते हैं। कौटिल्य ये मानते हैं कि उसका राजा है, उस पर अंकुश है। वो अंकुश किस किस बात का है, तो वो पहला अंकुश बताते हैं कि राजा धर्म और सदाचार के अधीन रहेगा। धर्म और सदाचार के अधीन का मतलब है कि जब राजा इस दुनिया में नहीं आया था, उससे पहले भी समाज के अंदर कुछ धर्माचार, कुछ सदाचार के नियम हैं, तो उन नियमों का पालन राजा भी करेगा। वो नियम कहाँ लिखे हैं, वो मानते हैं कि वो स्मृतियों में है, धर्मशास्त्रों में है।
तो उन नियमों का पालन समाज के अंतर्गत बना रहे, तो एक तरह से कानून को वो वहाँ से जोड़ देते हैं। तो ये राजा को इसके हिसाब से चलना होगा, राजा उनसे परे नहीं है, उनसे ऊपर नहीं है। दूसरी बात, वो मानते हैं कि जो राजा की शिक्षा प्रणाली है वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बेहतर शिक्षा प्रणाली होगी। उसे राजा के दायित्वों के बारे में, खुद पर अनुशासन रखने के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उसे एक मैच्योर बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो इतनी बेहतर शिक्षा प्रणाली लेगा वो राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता, मनमानी पे नहीं उतर सकता। यहाँ जो कौटिल्य हैं वो प्लेटो के करीब चले जाते हैं। जिस तरह से प्लेटो एक आदर्श राजा के निर्माण में, जो उसका फिलोसफर किंग है, उसके निर्माण के लिए जिस तरह से वो एक एजुकेशन सिस्टम को निरूपित करते हैं और ये बताते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम से जो शासक निकलेगा वो बिल्कुल निखरा हुआ होगा और उसे कोई भी लोभ लालच वो प्रभावित नहीं कर सकता और वो राजकला का मर्मज्ञ होगा। कौटिल्य भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि जिसमें इतना मर्मज्ञ व्यक्ति है वो कभी भी अपने पद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो इसलिए कौटिल्य मानते हैं कि उसका जो राजा है वो निरंकुश नहीं होगा। और एक आगे जो राजा पर अंकुश लगाने की एक संस्थागत प्रावधान कौटिल्य ने किया है वो है मंत्री परिषद के बारे में। कौटिल्य मानते हैं कि राजा बड़े फैसले लेगा खास तौर पर, तो उनसे पहले वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करेगा और उस मंत्रणा के बाद वो निर्णय लेगा। तो इसलिए जो राजा है वो कोई एक व्यक्ति नहीं होकर एक संस्था हो जाती है और मंत्री परिषद भी उसका हिस्सा है। तो राजा के डिसीजन अकेले राजा के नहीं होते हैं। जब इतने सारे लोग मिलकर कोई फैसला लेंगे तो जाहिर है कि वो फैसला सही ही होगा, वो ऐसा नहीं होगा जिससे प्रजा का जो हानि पहुंचती हो। तो इस तरह से कौटिल्य ने एक सीमित राजा की बात कही है। लेकिन आज के जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो राजशाही कहें या शासन की निरंकुशता या उत्तरदायित्व को जो मापने का पैमाना है, उस पैमाने पर कौटिल्य खरे नहीं उतरते हैं। हकीकत बात यह निकल कर आती है कि अगर राजा अपनी शिक्षा प्रणाली से किनारा कर ले, अगर राजा धर्म और सदाचार के नियमों से दूर चला जाए, अगर राजा अपने मंत्रियों की द्वारा दी गई सलाह को मानने से इनकार कर दे, तो क्या जनता के पास ये अधिकार है, प्रजा के पास ये अधिकार है कि वो अपने राजा को बदल दे? तो ऐसा कोई व्यवहारिक जो मैकेनिज्म है वो कौटिल्य के चिंतन में नहीं है जिसके जरिए राजा के जो मनमानेपन को रोका जा सके। एक अच्छा राजा है, अच्छे से काम कर रहा है, प्रजा कल्याण सुनिश्चित कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत तो तब आ जाएगी जब राजा इन सब चीज़ों से विमुख हो जाएगा और गलत रास्ते पर चल निकले, तो फिर प्रजा के पास क्या उपाय है? फिर आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर दंड देगा या वो नरक में जाएगा, वो अलग बातें होती हैं। व्यवहारिक जीवन में क्या कर रहा है, उसका क्या समाधान है, ये कौटिल्य के चिंतन में भी उभर कर नहीं आता है। तो अगर हम इसका जो जवाब देंगे वो यही है कि जो व्यवस्थाएं भले उन्होंने की हैं, संस्थागत प्रबंध की या राजशाही के व्यवहार को सीमित करने की, उत्तरदायी करने की, लेकिन वो उपाय हैं वो इतने पर्याप्त उपाय नहीं हैं कि जो एक निरंकुश राजा के व्यवहार को सीमित कर सकें। तो ये कौटिल्य की जो राजनीति के बारे में जो विचार हैं, हमने उनको 5-7 बिंदु में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और आप जब पुस्तक में पढ़ेंगे थोड़ा और समझेंगे। हमने एक सेंट्रल आइडिया देने की कोशिश की है। कौटिल्य पर और भी आपको वीडियो भेजे जाएंगे। अभी उनका जो एक मंडल सिद्धांत है वो बहुत प्रचलित है और वर्तमान समय में भी उसकी कुछ व्यवहारिकता देखी जा सकती है। हालांकि आज जो राष्ट्र राज्यों में और दुनिया में जिस तरह से बदलाव आया है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, बहुत से जो रिश्ते और राष्ट्रीय व्यवहार हैं उनमें कई एंगल से बदलाव आया है, तो अक्सर से तो वो सिद्धांत लागू नहीं होता है।
लेकिन फिर भी बहुत सी बातें आज भी उसकी लागू होती हैं और उसकी प्रासंगिकता है, इसीलिए वो सिद्धांत आज भी बना हुआ है, लोग पढ़ते हैं उसे। तो अगले वीडियो में हम मंडल सिद्धांत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।